नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सेशन। दोस्तों इस धमाकेदार सेशन में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के बारे में। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं कि आज जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं वह हम लोगों का अंतिम क्लास होगा। ठीक दोस्तों, यानी कि फिजिक्स के हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं और आज हम लोग अंतिम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत और आज हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक दोस्तों, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए यार। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो पिछले चैप्टर में तो आप बिल्कुल प्रश्न कर यानी कि कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो दोस्तों क्लास को बिना विलंब किए हुए शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग एक कहावत तो सुने ही है कि कर भला हो, कर भला तो हो भला। ठीक दोस्तों, यानी कि आप दूसरे का सहायता करते हैं तो आपकी सहायता अवश्य ही होगी। ठीक ना, क्लियर है। चलिए तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है। एक बात आपको बताएं, एक एक जो प्रश्न है ना वह आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को समझिएगा। उसके बाद अगर इसका उत्तर आपको पता होगा ना तो आप कीजिएगा क्या, सिंपली सी बात है कि आप इसका आंसर जो अभी आप पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, साथ साथ ही तो आप लोग इंटेलिजेंट है ही। ठीक ना, चलिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आपका विकल्प है लकड़ी, गोबर गैस, तीसरा विकल्प है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा विकल्प है कोयला। चलिए कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, अगर आपको पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग नाभिकीय ऊर्जा जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। जो नाभिकीय ऊर्जा होता है ना भैया, यह क्या होता है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है, याद रखिएगा। बाद बाकी आपका लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, इसका सब चीज क्या होता है, आपका बायोगैस ईंधन का स्रोत होता है। लेकिन ये आपका नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का स्रोत नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। दोस्तों अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ डाउट हुआ है, आप हमको फिर से बताने की प्रयास कीजिए, तो आपको शानदार तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप तो बस खाली कमेंट कीजिए ना, कमेंट पे प्रश्न तो कीजिए। ठीक ना, चलिए तो दूसरा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वह कौन सा होता है? O2 होता है, फिर NH3 होता है, फिर CO2 होता है, फिर N2 होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 गैस, वह आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से वैसे तो आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए यार। ठीक, चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, प्रश्न यही कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत नाभिक के संलयन है या फिर नाभिक के विखंडन है या फिर यह दोनों है। बताइए, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिक के संलयन या फिर नाभिक के विखंडन, या दोनों में से कौन सा सही होगा? फटाफट से आप इसका उत्तर बताने की प्रयास कीजिए अगर आप लोग समझते हैं, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा कि ऊर्जा तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का जो स्रोत होता है भैया वह नाभिक के संलयन होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा के बाद चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चौथा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, या फिर कैडमियम का छड़, या फिर एल्यूमिनियम का छड़। तो चलिए अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग समझ चुके हैं इस प्रश्न को शानदार तरीके से, तो उसी शानदार तरीके को मद्देनजर रखते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं बेझिझक कमेंट में। तो बताइए, अगर नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझिएगा, कॉपी कलम में लिखते चलिएगा, इससे आपको ज्यादा याद होने की संभावना है। ठीक ना, तो चलिए नाभि के विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त तो होता है भैया किसका? कैडियम का छड़। ठीक ना, जो कि आपका सी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि किसी नाभि के विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है ऑन एक एमई वैलेंसी या फिर 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी या फिर 200 मैग्नेट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी या फिर 10 केल्विन
वैलेंसी। चलिए बराबर से बताने की प्रयास कीजिए कि किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है तो दोस्तों 200 Me इलेक्ट्रॉन Me वैलेंसी होता है मुक्त ऊर्जा, ठीक ना, याद रखिएगा कितना 200। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों छठा नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ऊर्जा का सबसे अत्यधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य या फिर परमाणु बम। तो दोस्तों ये जो आपका सूर्य है ना भैया, सूर्यदेव, ठीक ना, यह आपका क्या होता है, ऊर्जा का अत्यधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। ठीक दोस्तों, यह आपका सूर्य जो है यह आपका कुछ भी कर सकता है। यह जो आपका सूर्य है इसी के कारण आज हम लोग जिंदा रह सकते हैं। अगर आप फिर आप कहिएगा कि यह सूर्य के कारण कैसे, देखिए जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, कौन इसको प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट कौन करता है इसको, तो पेड़ पौधे करता है। और पेड़ पौधा कैसे अपना भोजन तैयार करके ऑक्सीजन को उत्पाद के रूप में निकालता है, तो सूर्य प्रकाश के ही ना सहायता से भैया। क्या नहीं पढ़े हैं आप लोग? बिल्कुल पढ़े हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल समझे हैं आप लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? सूर्य प्रकाश में ही होती है। रात में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपका सूर्य है आपका जीने का एक साधन है, यह भी हम लोग कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों सातवां प्रश्न कह रहा है कि बक्सानुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप का हो जाता है कितना सेल्सियस भैया? दोस्तों बक्सानुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप जो हो जाता है आपका वह 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। याद रखिएगा कितना सेल्सियस से, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। किस में? बक्सानुमा सौर कुकर में। कितने घंटे में? 3 से 4 घंटे में, ठीक ना। कितना ताप हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है भारत को या फिर फिनलैंड को या फिर डेनमार्क को या फिर अमेरिका को। तो दोस्तों आप लोग डेनमार्क को नाम सुने ही है। जो आपका डेनमार्क है वहां पे सबसे ज्यादा पवन चक्की लगा हुआ है, और जहां पे पवन चक्की लगा हुआ रहता है वहां पे उस देश को पवनों का देश कहा जाता है, जो कि डेनमार्क में सबसे अधिक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों यह जो आपका अंतिम आज का क्लास चल रहा है ना, इस अंतिम क्लास को उसी प्रकार से प्यार दीजिए जिस प्रकार से आप लोग पहला चैप्टर को प्यार दिए थे। ठीक दोस्तों, चैनल अगर आपको समझ में आ रहा है शानदार तरीके से तो भैया आप समझ ही रहे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त लोग को भी बुलाइए, समझाइए अपने दोस्त लोग को भी। यानी कि कहावत है कि कर भला तो हो भला। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, आइए जरा ध्यान देते हैं सभी लोग मिलके। प्रश्न कर रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर, 115 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। याद रखिएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सिर्फ देखिए ना भैया, देखने में क्या जाता है। आप देखिए एक एक प्रश्न को समझिए कि इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग समझ चुके हैं या फिर आप लोग समझ रहे हैं तो कॉपी में लिखिए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ये जो पीडीएफ है ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप शानदार तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को सिर्फ बाधित नहीं कीजिएगा, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 10वां प्रश्न कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या फिर यह सभी। तो दोस्तों ये जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है ना भैया, वह आपका कोयला भी होता है, ठीक ना, वो आपका लकड़ी भी होता है, वो आपका गोबर गैस भी होता है। यानी कि इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह डी नंबर का विकल्प हो जाएगा, ये सभी। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको बाय चांस गलती से भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं कि हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, आप हमें फिर से बताइए तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है किसी भी बात को लेकर, ठीक ना। चलिए देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान देने वाली बात है कि प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अत्यधिक सामान्य स्रोत था घास, लकड़ी, पवन या फिर बहता जल। जल्दी फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए अगर आप लोग समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न करा कि प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अत्यधिक
यानी कि सबसे अधिक सामान्य स्रोत कौन सा था? घास था, लकड़ी था, पवन था या फिर बहता जल था? दोस्त देखिए दोस्त, उष्मीय ऊर्जा का बात कर रहा है सबसे अधिक सामान्य स्रोत में, किस काल में? प्राचीन काल में। तो दोस्तों वह लकड़ी था, याद रखिएगा, ठीक ना। आप जो आज के जीवन में देखते हैं आधुनिक काल में, तो बहुत सारा उपकरण आ चुका है मार्केट में, ठीक ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आप लोग सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना, क्लियर है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या फिर चूल्हा? तो दोस्तों गोबर गैस जो है ना भैया आपका, वो एक प्रकार का बायोगैस है, याद रखिएगा, क्लियर है। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? बायोगैस है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होगा ना भैया, वो आपका एकमात्र सौर्य ऊर्जा होगा, याद रखिएगा, यानी कि सूर्य का ऊर्जा वही आपका एक प्रकार का क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होगा, ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत? 50%, 60%, 70% या फिर 75%? चलिए अगर आप लोग समझ रहे हैं प्रश्न को, तो समझने के बावजूद अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपके जैसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा भैया। कहने का अर्थ यही होगा कि आप इतना जो है कुड़िया मत बनिए, कोड़िया मत बनिए, ठीक ना, कामचोर मत बनिए, काम कीजिए, ठीक ना, यानी कि कर्तव्य निष्ठ बनिए, ठीक ना, समझ गए आप लोग। चलिए तो बताइए अगर आप लोगों को पता है, तो एक जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि उसमें मीथेन गैस पाई जाती है 50%, 60%, 70% या फिर 75%। तो दोस्तों ये जो आपका मीथेन गैस पाया जाता है जैव गैस में, तो वह 75% पाया जाता है, यह चीज याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 75% पाया जाता है। किसमें? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि उसमें मीथेन गैस पाया जाता है 75%। हो गया याद, समझ गए। चलिए देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा? तो चलिए दोस्तों अनवीकरणीय, हम लोग क्या देखे पहले? नवीकरणीय देखिए। अब देखिए यहाँ पे कि अनवीकरणीय, तो दोस्तों यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना भैया, वो आपका जीवाश्म ईंधन होता है, जो कि आपका ए नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे तरफ से, ठीक ना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं कि हमको यहाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, आप हमको बताने की प्रयास कीजिए, तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से मिल जाएगा। आप सिर्फ कीजिए क्या कि प्रश्न तो कीजिए, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में प्रश्न तो कीजिए। अगर आपको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो आप बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए 16 के बाद 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है सौर उष्मक या फिर सौर कुकर या फिर सौर सेल या फिर विद्युत मोटर? तो चलिए दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल, याद रखिएगा, कौन सा? सौर सेल, ठीक ना। सौर सेल यानी कि सोलर सिस्टम हम लोग जानते हैं ना, वो सोलर सिस्टम सूर्य के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं भी डाउट हो तो फिर वही जो बताए वही करना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर जैव गैस? तो चलिए दोस्तों एक उत्तम ईंधन जो होता है भैया, वो आपका जैव गैस होता है, जो कि आपका डी नंबर का विकल्प सही उत्तर है। ध्यान से देखिएगा, समझ गए आप लोग। जैव गैस क्या होता है? एक उत्तम ईंधन होता है, एक सबसे अच्छा ईंधन होता है जैव गैस, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो चलिए दोस्तों, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, ये आपका बहुत ही पावरफुल राज्य है और इस राज्य में आपका क्या है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है ना कहीं पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत, वो नवीकरणीय स्रोत या फिर वैकल्पिक स्रोत या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, ये जो आपका जीवाश्मी ईंधन है ऊर्जा के कौन सा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है या फिर वैकल्पिक स्रोत है? तो चलिए फटाफट से बताइए कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के कौन सा स्रोत है? तो दोस्तों जीवाश्मी ईंधन जो है आपका ऊर्जा का वो नवीकरणीय स्रोत है, याद रखिएगा। क्लियर है भैया, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर तापी नदी पर? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है ना भैया आपका, वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न कर है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, यमुना नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? तो दोस्तों टिहरी बांध जो है ना भैया, वो आपका गंगा नदी पर बना है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलिए 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और थम्स अप भी जरूर से कर दीजिएगा कि जी हाँ, हमको शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों के कान का स्थान है? देशों के काम का स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो दोस्तों भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों का नाम का, सॉरी, देशों का कौन सा स्थान है? ठीक दोस्तों, बताइए भारत का, तो भारत में पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, तो बताइए उत्पादन करने में, वह विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में कौन सा स्थान पर है भारत? पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर या फिर पांचवा स्थान पर? तो दोस्तों भारत जो है इसमें पांचवा स्थान पर है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? समझ गए आप लोग शानदार तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का या फिर सिलिकॉन का? तो दोस्तों यह बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये जो आपका सौर सेल बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उस शख्स का नाम है सिलिकॉन, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्या करने के लिए? सौर सेल बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर दृष्ट ऊर्जा? तो दोस्तों ये जो आपका बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों विद्युतीय ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वह कैसे, आप लोग कहिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग एक बात जानते हैं ना कि ये जो आपका बिजली उत्पन्न होता है पानी से ही होता है, वह कैसे? उसमें एक चक्की लगा हुआ रहता है जो कि बार बार घूमने से, क्या टरबाइन लगा होता है, वो टरबाइन बार बार घूमने से विद्युत उत्पन्न करता है। हम लोग जानते हैं कि पानी से ही बिजली उत्पन्न किया जाता है। ठीक ना, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप के अंदर हो। कितना सेल्सियस भैया? 10 डिग्री सेल्सियस का या फिर 15 डिग्री सेल्सियस का या फिर 20 डिग्री सेल्सियस का या फिर 25 डिग्री सेल्सियस का? चलिए हम लोग फिर से प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृथक पर, यानी कि अलग अलग पर जल का ताप
तथा जल का ताप कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होगा। तो दोस्तों जब तक 20 डिग्री का सेल्सियस नहीं आ जाता है तब तक आप जो है अंतर नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर या फिर नाभिकीय संलयन पर या फिर दोनों अभिक्रिया पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बराबर से बताने की प्रयास कीजिए कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है आपका वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, याद रखिएगा, जो कि आपका बी नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है? शानदार तरीके से थम्स अप कर दीजिएगा एक बार, उस थम्स अप में मैं समझ जाऊंगा कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक दोस्तों, क्लियर है? चलिए देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है कि तारापुर नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों तारापुर नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है आपका भैया वो आपका महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार तरीके से प्रकट किया हुआ है और प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न कर रहा है कि राणा प्रताप सागर नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वह जो है आपका राजस्थान में स्थित है, जो कि आपका डी नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? महाराणा प्रताप सागर नाभिक के विद्युत संयंत्र किस, देखिए किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है भैया? राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में। तो दोस्तों कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना भैया आपका वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि आपका बी नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। समझ गए 30 नंबर का प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के इस सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न को जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों यह जो आपका आज के इस अंतिम सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न कह रहा है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है भैया आपका वो आपका किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में। तो दोस्तों काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना भैया आपका वो आपका गुजरात में स्थित है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न जो कि आपके इस अंतिम सेशन का अंतिम प्रश्न है। चलिए इस अंतिम प्रश्न को पहला चैप्टर के पहले प्रश्न के जैसा प्यार देते हैं। तो दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न करा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना भैया आपका वो आपका कर्नाटक में स्थित है, जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा भी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, समझ जाइए आप लोग शानदार तरीके से। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो दोस्तों आज यही तक, ठीक ना? तो आपको 3200 के 32 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे शानदार तरीके से बताया गया है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, किसी भी जगह दिक्कत ना हो ये सब प्रश्न बनाने में जब आप लोग फिर से रिवीजन कर रहे हो। ठीक दोस्तों, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो आपका पीडीएफ है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक ना? क्लियर है? तो चलिए, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक ना? अगर चैनल पर पहली बार हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक दोस्तों, यह आपका जो चैप्टर है, जो आपका फिजिक्स जो है आपका सब्जेक्ट है, आज संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक ना? अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो आगे चल के तो आप पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज के क्लास को यहीं पे विराम देने से पहले, ठीक ना, चलिए पहले क्या, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए सब्जेक्ट के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।